देखिए हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 14.2 क्लास 9th और क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हमने किए थे और ये लगभग 14.2 जो है मैंने आपको इसके तमाम क्वेश्चन के लिंक आपके ग्रुप में डाले हुए हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत जल्दी में जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूरा आपको सॉल्व किया हुआ मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक पे भी ले सकते हैं, उतार सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बहुत जल्दी में ये क्वेश्चन 14.2 जो है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ऑलमोस्ट सेम है। एक ही तरीका है इनका सॉल्यूशन करने का, सिर्फ इसमें आपको डेटा जो होगा वो कुछ हद तक अलग दिया होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइट ऑफ द 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फॉर्मड एज फॉलो। आपके पास 50 लड़के हैं, उनकी हाइट हमने मेजर की तो उसका जो डाटा है 50 स्टूडेंट्स का वो दिया। जैसे सबसे पहले बच्चे का है, आपने जब मेजर किया उसका आपने मापा तो उसकी हाइट जो आई सेंटीमीटर में 161, ठीक है 161 आपकी उसकी हाइट, यानी ये वाला पहला लड़का है। उसके बाद आप काउंटिंग करते गए, फिर दूसरे की 150 आ गई, 154 करते 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 आपने टोटल ये जो है यहाँ से 161 से लेकर यहाँ 159 तक 50 लड़के हैं। तो 50 लड़कों की जो मेजरमेंट है ये 1 सेंटीमीटर में है। तो पहले की आ गई कितनी 161 और लास्ट वाला जो 50वां लड़का है इसकी आ गई 159। तो ये जो है आपके पास डेटा दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये जो है ये फर्स्ट पार्ट जो है ये बह रहा है कि आपको ग्रुपड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जिसमें आपको ग्रुपिंग करनी है 160 टू 165। आप यहाँ पे गौर से देखिए। उसके बाद कॉमा के बाद 165 फिर दिया, यानी 165 2 बार दिया गया है। तो इसका मतलब है 165 जो है ये रिपीट हो रहा है, रीऑकर हो रहा है। पहले इसका मतलब पहले भी आएगा और बाद में भी आएगा। तो अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जब लेंगे तो कहाँ पे लेंगे, क्योंकि अगर आप 165 से 165 के बीच में लेंगे, अगर इसमें भी आप 165 को काउंट करेंगे और उसके बाद 165 टू 170 इसमें भी अगर 165 को कर तो ये 2 बार आ जाएगा। यानी जितनी फ्रिक्वेंसी 165 वाली होंगी तो आपको डबल आएंगी, तो उससे आपका डेटा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 165 दो में से एक ही बार लेना। आप लेंगे कहाँ, आप लेंगे इसको दूसरे में, यानी जहाँ आपने 165 टू 160 टू 165 जो है इसमें आप 165 को नहीं लेंगे, आप लेंगे इसमें दूसरे वाले में आप लेंगे। तो जब इस तरह आप लेंगे तो इस तरह क्या हो जाएगा, आपको एक ही बार काउंट होगा। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट जो है आपका। अब पार्ट नंबर फर्स्ट जो है आपका इसको काउंट करेंगे, इसके सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसकी सोल्यूशन जो है ये मैं यहाँ पर दी हुई है। देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट जो है आपका, पार्ट नंबर फर्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर फर्स्ट जो है आपका वो यहाँ पर है। इसमें लिखा है कि आपको पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये वाला बनाना है, ये पहला पार्ट आपको। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं यहाँ पर अमूमन 3 कॉलम बनते हैं और 3 में से 2 जो दाएं साइड के 2 कॉलम होते हैं सब में सेम होते हैं। सेम का मतलब ये हो गया कि आपको डेटा देखना है पहले वाले कॉलम में क्या है, उसी के हिसाब से टेलीमास, सेंटर वाला टेलीमास होगा और उसके बाद होगा फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो होता है, इसे हम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में टेलीमास और फ्रीक्वेंसी ये 2 कॉलम ज़रूर होंगे, और पहला वाला कॉलम भी डेटा का होगा और वो वाला कॉलम होगा एज़ पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका बताया गया होगा उसी हिसाब से आपका होगा। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखिए, अगर आपने गौर से देखा 150 जो है सबसे लोएस्ट यूनिट जो है, अगर आप वहाँ पर देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसमें यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे कहाँ पर 160 से लेकर 159 के, तो सबसे छोटा वाला यूनिट जो होगा हमारे पास 150 होगा। कौन सा होगा 150, और सबसे बड़ा वाला 150 होगा, और सबसे बड़ा वाला जो होगा 173 होगा। ये हमारे पास सबसे बड़ी यूनिट 173 है और 150 जो है वो सबसे कम है। तो इसी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम चूँकि सबसे छोटा क्या है 150, तो 5-5 का गैप देना है जो कि क्वेश्चन में बताया गया। तो हम लेंगे पहला 150 से लेकर 155 के बीच में, देखेंगे इसके बीच में कितने हमारी वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। वो हम फिर फिर हम टेली मार्क्स करेंगे और फिर इनको काउंट करके टोटल नंबर यानी फ्रीक्वेंसी में डाल देंगे। उसके बाद चूँकि आप देखो यहाँ पर 165 है और यहाँ पर भी 155 है।
अब ये कन्फ्यूजन है आपको, यानी ये कंटिन्यूस आ रहा है, इसे कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें एक वैल्यू 2 बार आए, ऊपर भी आए और नीचे भी आए, ऊपर में बाद में आती है और दूसरे वाले में पहले आती है। तो आपको काउंट जो करनी है वो पहले वाले में करनी है, यानी पहले वाले का मतलब हो गया कि जिसमें आपको रिपीटिंग जो यूनिट होगी, रिपीटिंग जो डिजिट होगा वो पहले आएगा, वहाँ पर आपको ये काउंट, मतलब ये कि 150 से लेकर आपको यहाँ पर 155 काउंट नहीं करना, 154 तक काउंट करना है। और 154 जब आप यहाँ काउंट करोगे तो 155 नीचे वाले में काउंट करना है। इसी तरह 160 यहाँ काउंट नहीं करना है, यहाँ काउंट करना है, 165 यहाँ नहीं करना है, यहाँ करना है। तो इस तरह करते करते आप जब देखेंगे 150 से 155 के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितने यूनिट, कितने वाले वैल्यूज़ आती हैं, 12। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब वैल्यू आप डेली मास डालेंगे तो पहला आप सीधा बार डालेंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा, और चौथे के बीच में आप क्रॉस डालेंगे ताकि 5, देखिए यहाँ पर 2 क्रॉस हैं, एक में 5, दूसरे में 5, 10 और अलग से 2 हैं, 12। तो टोटल स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 12। तो इसी तरह ये सारा इन्होंने किया है 155 से 160 के बीच में जब इन्होंने देखा तो हमारे 165। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारा जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हम काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद उनका टैली मार्क्स भी डाल देंगे, उनके बाद हम यहाँ पर टैली मार्क्स डालेंगे और टैली मार्क्स को काउंट करने के बाद उनकी फ्रीक्वेंसी, ये या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है। तो ये हम कर देंगे, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस तरह तैयार हो जाती है। लगभग आपके 14.2 एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में ये वाला इसी तरह का आपसे क्वेश्चन आंसर मांगा गया है। तो आप लगभग, डेटा आपका अलग हो सकता है लेकिन तरीका आपका यही रहेगा। तो इसलिए मैं आपको ये जो है सब क्वेश्चन आप घर में ट्राई करेंगे, अगर आपको नहीं आएंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी ये वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका तैयार, फर्स्ट पार्ट तो तैयार हो। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट जो आपका है सेकंड पार्ट जो है, देखिए अगर आपके पास, आप गौर से देखिए, सेकंड पार्ट जो है आपका ये वाला है। और यहाँ पर आप देखें, देखिए फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन कंक्लूड दैट मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स इन शॉर्टर देन 165, सॉरी क्वेश्चन आपका ये आंसर है आपका क्वेश्चन, व्हाट यू कंक्लूड द हाइट्स ऑफ द टेबल। अब आप बोलता है कि आपने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनाया आपने फर्स्ट में, इसमें देखा कि आपने क्या, आपने मतलब इससे कंक्लूड किया हाइट्स ऑफ द टेबल फ्रॉम द सॉल्यूशन, कि सबसे हाइट के बारे में क्या आपने यहाँ पर कंक्लूड किया। तो इसमें आंसर में लिखा है फ्रॉम द अबव टेबल वी कंक्लूड द मोर देन द 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर। 50% से ज़्यादा, स्टेबल से हमें ये पता लगा कि 50% से ज़्यादा के लड़के जो हैं वो 165, वो जो है 165 से कम है, उनकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर से कम है। यानी स्टेबल से हमें ये पता लगा कि 50% से ज़्यादा लड़के जो हैं, या 50% के कम से कम लड़के जो हैं, उनकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर से कम है, छोटी है। तो ये हमारा कंक्लूड हो गया, कंक्लूजन निकला इस टेबल से। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड हमें क्या पूछ रहा है, थर्ड नहीं है, इसमें 2 ही पार्ट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो था, ये आप इस तरह जो आपका सोल्यूशन जो है इसका है, इसका सोल्यूशन आपका ऊपर क्वेश्चन है और सोल्यूशन जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ से सोल्यूशन है। तो आप ये सोल्यूशन जो है इस तरह से, इसका ये पहले पार्ट का है टेबल, और ये दूसरा पार्ट जो है आपका यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा आपका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यही बिल्कुल यही सेम तरीके से आपको अपने नोटबुक पे लेंगे, लिख लेंगे, और लिखने के बाद आपका ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर समझ में ना आया हो आपको, आप पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपके 14.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से, इसी फार्मूला पे बेस्ड है। यानी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डाटा को देखना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम जो होगा, ये वाला कॉलम जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला कॉलम जो है आपका, वो होगा ये वाला। ये आपको यहाँ पे चूँकि हाइट है तो इसीलिए मैंने हाइट यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपका कुछ और डाटा होगा, हाइट होगा, रेन होगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होगा, बॉय जो भी होगा वो आप लिखेंगे। उसके बाद इनको काउंट करके आप टैली मार्क्स, ये हर में सेम आएगा। जितने बच्चे आपको काउंट करने हैं कि इस हाइट यानी इस 150 से 150 कितने आ रहे हैं, वो आपका टैली मार्क्स, और टैली मार्क्स को काउंट करने के बाद आप डिजिट में, नंबर में लिखेंगे, वो आपका बन गया फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो जाता है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट और थर्ड पार्ट होगा वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह आपका 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगर इसी तरह से 14.2 क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्लास 9 का, तो यहाँ पर लिखा है स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, ppm हो गया, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए सर्टेन सिटी, द डाटा और 30 डेज इज है। अब अगर गौर से देखें, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें हमने ये देखा कि कितनी मिकदार है सल्फर डाइऑक्साइड की पर पार्ट्स पर मिलियन की, पार्ट्स पर मिलियन में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार है, कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए डाटा हमने लिया। यानी पहले दिन भी देखा, दूसरे दिन भी देखा, तीसरे दिन भी देखा, और फिर कुछ रीडिंग्स हम लिखते गए। क्या की रीडिंग लिखा, फॉर एग्जांपल पहले दिन जब इन्होंने काउंट किया तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है लिखा 0.03, दूसरे दिन 0.08 कंसंट्रेशन आई, तीसरे दिन 0.0 करते करते लास्ट दिन जो है 30, पूरे चूँकि 30 दिन का बता रहा है तो 30 दिन में यानी लास्ट में दिन कितनी आई है 0.04, लास्ट वाला दिन अगर आप देखिए 0.04, पहले दिन 0.03, तो ये पूरा 30 दिन का डाटा है। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी आप गौर से देखें यहाँ पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट आपको पूछ रहा है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसमें आपको क्लास इंटरवल शुरू करना है 0.00 से और गैप रखना है 0.04 का। आप गौर से अगर देखें, आप 0.04 पहले भी है बाद में भी है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको वही फार्मूला, यानी आपको दूसरे वाले में 0.04 काउंट करना है मगर दूसरे वाले में पहले वाले में नहीं करना है। तो उसी तरह आप टेबल बनाएंगे, उसके बाद क्लास इंटरवल बनाएंगे, टेबल मार्क्स बनाएंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लेंगे। और दूसरा पार्ट पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। तो आपको दूसरे पार्ट में ये बताना है कि कितने दिन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो थी वो 0.11 से ज़्यादा थी। वो आप तब बता सकते हैं जब आप इसका टेबल बनाएंगे। तो टेबल यहाँ बना हुआ है, देखिए हमने जिस तरह क्वेश्चन बताया था कि 0.00 से लेकर 0.04 की कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ppm में आपको लेनी है, ये हमारा है। दूसरा है कॉलम टेली मार्क्स और तीसरा है नंबर ऑफ डेज, यानी इसको काउंट करना है। 4 हमारे पास टेली मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पे 4 लिखना है, जहाँ पर 9 आ रहे हैं 9 लिखना है, जहाँ पर 9 आ रहे हैं 9, यहाँ पर 2 हैं 2 लिखना है, यहाँ फिर 4 हैं, फिर उसके बाद फिर 2 हैं, टोटल 30 डेज हैं। तो इस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो जाता है। अब अगर आप गौर से देखें 0.00 से लेकर 0.04 इसमें आपको आते हैं 4, लेकिन इसमें 0.03 तक ही काउंट होगा, 0.04 काउंट नहीं। 0.04 जो है वो दूसरे कॉलम है, यानी 0.04 टू 0.08 इसमें काउंट होगा, पहले वाले में नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। और दूसरा पार्ट इसी का है कि कितने दिन जो थी, कौन से दिन थी, कितने दिन के लिए 0.11 उससे ज़्यादा की परसेंटेज थी सल्फर डाइऑक्साइड की, कितने दिन के लिए। अगर आप गौर से यहाँ पर देखें, यहाँ पर गौर से देखें 0.04 से 0.04 तक जो है 4 है, उसके बाद 0.4 से लेकर 0.08 तक 9 ही है, 0.8 से लेकर 0.12 है, ये कितने हैं 9। यहाँ से आप काउंट करेंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि 0.11 कितने दिनों के लिए थी या उससे ज़्यादा, 0.11 या उससे ज़्यादा, तो मतलब 0.10 नहीं आएगा, 0.11, 12, 13, 14 जो भी होगा वो सारे दिन काउंट होंगे। तो सबसे पहला जो आता है यहाँ पर, तो कितने दिन के लिए थी 0.08 से लेकर 0.012 कितने दिन की थी 9 डेज़ की। तो यहाँ पर हम काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 0.08 और 0.012 के बीच में सारे के सारे वैल्यूज़ कौन से हैं 0.012 का, हो सकता है वो 0.08 वाले, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 0.08 जो है और 0.09 भी हो सकता है, 0.010 भी हो सकता है, 0.011 भी हो। तो ज़रूरी नहीं है कि ये वाले जो हैं, ये जो 9 वाले हैं, यानी ये आपके पास 9 जो हैं, यानी ये वाले 9 ये पूरे 0.011 के ही हों, क्योंकि ये 0.08 से लेकर 0.012 तक हैं, तो बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं कि सारे के सारे ये वाले 9 हैं, यानी ये वाले जो 9 हैं ये पूरे 0.011, तो ये हम नहीं कह सकते। तो इसलिए इस वाले को हम नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ से। देखिए 0.012 है, ठीक है, तो 0.012 11 से बड़ा है, तो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि आप बताइए 0.11 से ज़्यादा कितने दिन आते हैं। तो चूँकि 0.012 से स्टार्ट जब होता है तो ये 0.11 से ज़्यादा ही है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 0.12 जो है जाहिर सी बात है ज़्यादा है, तो यहाँ से फिर 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 24 तक जो भी होगा 0.11 से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दिन काउंट करने हैं, कितने दिन आ रहे हैं। देखिए इसमें आ रहे हैं 2 दिन,
इसमें आ रहे हैं हमारे पास 4 दिन, इसमें आ रहे हैं हमारे पास 2 दिन, तो कितने हो गए 2 4 6 4 2 8। तो टोटल कितने दिन ऐसे हमारे पास आए कि जिसमें हमारे पास कार्बन की सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.11 से ज़्यादा है, वो है हमारे पास 8 दिन। 2 दिन ये, 4 दिन ये 6 और 2 दिन ये 8। तो पहले इसको हम काउंट नहीं करेंगे, किसको, ये 9 वाले को। किस लिए नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये वाला 0.11 ही होगा। तो 0.8 से स्टार्ट है, तो जाहिर सी बात है कि 0.8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, ये भी हमारा जो है क्वेश्चन, ये इस तरह आप करेंगे। इसमें भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जो कि बार बार मैं आपको बताता आ रहा हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर भी देखिए, ये कह रहा है कि हमने एक सिक्का जो है वो 30 बार उछाला, ठीक है, 30 टाइम्स, बार बार हमने 30 बार। तो 30 बार में देखना है कि ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड ऑकरिंग वाज नोटेड शोन बिलो। तो जब जब हमने सिक्का उछाला उसमें हेड कितनी बार आया। तो अगर हमने इसने उछाला, पहली बार उछाला तो 0, मतलब हेड नहीं आया, क्योंकि ये एक हेड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब टेल आया होगा, तो हेड नहीं आया। हेड का मतलब ये हो गया 0, इसीलिए यहाँ पे 0 लिखा है, यानी यहाँ पर पहली बार जब उछाला तो उसमें हेड नहीं आया। और फिर जब उछाला तो 1 बार आया, और फिर जब 30 बार उछाला तो 2 बार आया, बाकी 28 बार बाकी नहीं, बाकी टेल आया होगा। फिर उछाला तो 2 बार आया। तो करते करते इस तरह हमारे पास जो है 30 टाइम्स हमने सिक्का उछाला, और जितनी बार हेड आया है वो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो इसका हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो वो किस तरह बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह। नंबर ऑफ हेड ऑकरिंग, कि नंबर ऑफ हेड्स ऑकरिंग पहली कॉलम में लिखना है कि हेड हमारे पास कितनी बार आया, उसके बाद उसी का टैली मार्क्स, जितनी बार आया होगा उसी का टैली मार्क्स, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद यानी उसका नंबर लिखना है, जितनी बार आपके पास टैली मार्क्स आएंगे उसी का नंबर लिखना है। तो अगर आप पहली बार देखो, नंबर ऑफ ऑकरिंग जो है, हेड ऑकरिंग यानी 0, सबसे पहले छोटी वैल्यू कौन सी है, 0, और सबसे बड़ी वैल्यू आप इसमें देखेंगे, आप में 3 हमें नज़र आ रही है, 3 से ज़्यादा नहीं है। तो सबसे छोटी वैल्यू 0, सबसे बड़ी वैल्यू 3, इसीलिए हमने इस टेबल में भी जो क्या किया है, सबसे कम 0 और सबसे ज़्यादा 3 लिया है। तो 0 बार कितनी बार आया, यानी जितनी बार हमने उछाला और हमारे पास हेड ने 0 का मतलब होगा नहीं आया। कितनी बार नहीं आया, अगर आप देखोगे 0 को काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास इस टेबल के अंदर हमारे पास 6 बार 0 आया है, 6 बार 0 आया है। तो 6 बार 0 का मतलब हो गया कि हमने टैली मार्क्स जो होता है 4 बार लगाया, 1 बार क्रॉस यानी 5, और उसके बाद 1 बार लगा दिया तो 5 है। फिर उसके बाद अगर आप गौर से गिनेंगे तो 1 एक जो है नंबर ऑफ हेड ऑकरिंग, यानी 1 बार हेड कितनी बार आया है, तो हमने काउंट किया तो 10 बार आया है। फिर हेड 2 बार आया, कितनी बार आया, 9 बार आया। फिर हेड 3 बार आया, कितनी बार आया है, जो हेड जो है 3 बार जब हेड आया तो इसके कितनी बार आया है वो इस टेबल के अंदर, यानी 5 बार। तो टोटल हमने काउंट किया तो 30। ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये आप इसी तरह बनाएंगे जिस तरह मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बस इसमें इतना ही था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में भी आपको ये बताया गया है कि वैल्यू ऑफ द पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। वैल्यू ऑफ द पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल के बाद 50 डिजिट्स लगाए गए हैं। यानी आप देखिए लिखेंगे 3.14, तो 1 से आप जब काउंट करेंगे तो लास्ट पे जब जाएंगे तो ये लगभग आपके पास 50 डिजिट्स आएंगे। 50 डेसिमल के बाद 50 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। क्योंकि जब पाई की वैल्यू हम काउंट करते हैं तो 3.14 बार लिखते हैं, मतलब ये हो गया 1 पॉइंट बार, यानी कंटिन्यू हो रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। तो 3.1 के बाद हमने 50 डिजिट्स लिखे हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है इसका भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जिसमें 0 to 9 जो होता है डेसिमल पॉइंट आपको रखने हैं। उसके बाद व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये यहाँ पर आपको शायद समझ में ना आए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको अगले जो है लेक्चर होगा उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन अलग से कॉपी पे समझाऊंगा। यहाँ शायद आपको समझ में ना आए, थोड़ा ये टेक्निकल है, तो इतना मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, और अक्सर ये सवाल जो होता है ये आपके एग्ज़ाम में आता है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इस क्वेश्चन को मैं अलग से आपको समझाऊँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है था 14.2 एक्सरसाइज का, ठीक है।